हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर विजय टाक सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जो आज का सेशन है वो एक रैपिड फायर ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, 20-25 मिनट की, और सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे टॉपिक है जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे विरासत सूची को। तो विरासत सूची का टॉपिक है ये। तो मैं सबसे पहले यूनेस्को से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको मैं। अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने आप में किसके अंडर आता है? तो यह यूएनओ के अंडर में आता है। यूएनओ की एजेंसी है। ठीक है, तो यूएनओ की एजेंसी है, इस बात को समझना है। सेकेंडरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। समझ में मेरी बात? देखिए, इसकी स्थापना से पहले विचार ये था यूएनओ का कि इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का सबसे पहले रीजन ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार करना। तो याद रखना आपको, ये शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में, संरक्षण और उन्हें वर्दी देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अरे बस समझ में। इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये गठन किया गया, एक कैम मीटिंग बुलाई गई थी। कैम, इसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस एलाइड मिनिस्ट्री। तो याद रखना, जस्ट अ सेकंड, कॉन्फ्रेंस एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसके लिए ये एक बैठक बनाई गई थी। ध्यान रखना, इस बैठक का गठन किया गया था, ये बात ध्यान रखना, ये लंदन के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, 1945 में लंदन के अंदर इसकी बैठक बुलाई गई थी। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो मंत्रियों की एक बैठक थी लंदन के अंदर, जिसके अंदर यूनेस्को की स्थापना की गई थी। आर्य भाषा में यूनेस्को का विचार दिया और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। गॉट इट? इतनी बातें समझ में? चलिए अब आगे एक चीज समझना, यूनेस्को एक्चुअल में हमें यूनेस्को किस लिए आवश्यक है? तो यूनेस्को की आवश्यकता इसलिए है कि हम करेंगे विश्व विरासत सूची, तो यूनेस्को के अंडर में आता है, तो उस चीज को अपन कवर करते हैं अलग से। ठीक है, चलिए अब आते हैं बात यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की। तो विश्व विरासत स्थल स्थल ठीक है, तो अगर मैं विश्व विरासत स्थल की बात करूं तो ध्यान रखना इस बात को कि यूनेस्को के अंडर में इन्हें कब लिया गया। तो इस बात को समझना है, 1978 में एक्चुअल में यूनेस्को ने इन पर काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है भाई, समझ में चीजें कि 1978 में यूनेस्को ने संरक्षण प्रदान किया के लिए कार्य किया। तो याद रखना, विश्व विरासत स्थल के रूप में चीजें कब से आने लगी थी? 1978 में आने लगी थी। अरे बस में, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये किन किन चीजों को उठाता है। ये पहली बार जो विचार आता है ये 1968 के अंदर विचार आता है, इस बात को समझना वैश्विक स्तर पर। और 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, उसके अंदर इसको परमिशन दे दी जाती है। ये चीज आपको समझनी है। मैं थोड़ा सा अगर बोलूँ तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए याद रखना, 1968 में ये विचार आया और 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसे परमिशन मिल गई। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, इसे परमिशन मिल गई थी या फिर इसे अनुमति मिल गई थी।
आ रही बात समझ? तो इस बात को समझना है, ठीक है। अब इस बात को समझ, 1978 में इसे संरक्षण के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, जो होंगे स्थल होंगे उनके लिए। अब समझना इस बात को कि इसमें कौन कौन किस किस को इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखना विश्व विरासत स्थलों पर ये 10 पैरामीटर्स पर काम करता ज्यादातर। कौन कौन से होंगे? तो याद रखना, एक तो सबसे मुख्य रूप से सांस्कृतिक हो इंपॉर्टेंस, या हिस्टोरिकल हो, ठीक है, साइंटिफिक हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी प्राकृतिक रूप से नेचुरल हो। नेचुरल रूप से कोई चीज अगर ऐसी होगी जो मुख्य रूप से प्रकृति को लाभदायक हो, या बायोडाइवर्सिटी जैसी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं यहां लिख सकता हूँ नेचुरल रूप में, जैसे नेशनल पार्क्स होगी, ठीक है, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएगी। सिंपल सी भाषा में कहूं तो मुख्य रूप से इन साइंटिफिक टेम्परामेंट और इन चीजों पर काम करता है, नए इनोवेशंस पर भी काम करता है, ये इनको संरक्षण प्रदान करता है यूनेस्को। तो ध्यान रखना मुख्य पैरामीटर सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल, इन चीजों पर काम करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। आ रही बात समझ में? बस इतना ध्यान रखना, 1978 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इस बात को समझना, इसका जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना किसका, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कहां पर? तो पेरिस में रहेगा। तो याद रखना ये पेरिस में है, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, ये बात आपको समझनी है। अब एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि पेरिस में ये हेडक्वार्टर है, तो ये अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कुल इसमें देशों की संख्या रहेगी, तो लगभग इसे जो इसमें पार्टिसिपेटेड देश है, वो कुल देश जो होंगे वो कितने हैं? 193 के लगभग है, ठीक है, 193 के लगभग है, ठीक है। ध्यान रखना इजराइल और यूएसए इसका कभी सदस्य नहीं बने हैं, ठीक है। इजराइल और यूएसए दो ऐसे देश हैं जो इसके कभी सदस्य नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं, उसको नोट डालकर लिख देना अपना कॉपी के अंदर। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपसे से जो अपवाद होंगे वो ज्यादा पूछता है, ठीक है। इजराइल और यूएसए इसका हिस्सा नहीं है, ठीक, गॉट इट। आगे बात समझ में, तो ये आप नोट डालकर लिख सकते हो। आई होप आपकी चीजें समझ में आ पा रही होगी। थैंक यू टाइम। चलिए अब आइए भारत के विरासत स्थलों की बात करते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रमुख विरासत स्थल, तो मैं यहां लिख देता हूं भारत के विश्व विरासत स्थल। ओके, अब इस बात को समझना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर करना जरूर चैनल को। आ रही बात समझ में, ठीक। तो भारत में कुल वर्तमान में कितने विरासत स्थल है? तो याद रखना भारत में वर्तमान में 43 विरासत स्थल है। विश्व धरोहर बोलते हैं इसे, स्थल है। समझ में मेरी बात? चलिए अब 43 है तो इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1983 से, सबसे पहली बार किसको इंक्लूड किया गया, उन चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं मैप के थ्रू आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक। चलिए अब इस बात करते हैं कि 1983 के अंदर सबसे पहले किसे इंक्लूड किया गया। तो सन 1983, ठीक है, 1983 के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूपी, यहां पर तो यूपी के अंदर ताजमहल,
आगरा का किला, आगरा का किला। ठीक है, वहीं पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफा, और एलोरा की गुफा। ठीक है, तो अजंता और एलोरा गुफा ये 1983 के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। कुछ चीजें अगर चर्चा करें अपन, तो अजंता की गुफा की अगर बात करें अपन, अजंता गुफा, तो याद रखना ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है बौद्ध धर्म को समर्पित है, भगवान बुद्ध को समर्पित ज्यादा ये चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज में क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर चित्रकला की गई है और बसाल्ट चट्टान से बनी हुई है ये। ठीक है, तो ये इसकी दीवारों पर प्राकृतिक चित्रकला है। ठीक है, और ये है बसाल्ट चट्टान से बनी हुई है। आई होप आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए, अगर मैं बात करूं एलोरा की गुफाओं का, तो चर्चा यहीं पर कर लेते हैं, ज्यादा दूर ना जाकर। मैं यहां इसको लिख देता हूं, एलोरा। ठीक है, तो एलोरा की जब बात आई तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किसमें? औरंगाबाद में है। ठीक है, तो याद रखना ये भी किसके अंदर आती है? विरासत स्थलों के अंदर आती है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल आपके सामने सबसे अधिक बनेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, इस बात को समझना है। अब इस बात को समझना, ये भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। तो शिव की कलाकृतियां, मूर्तियां, चित्रकला आपको ज्यादा एलोरा में देखने को मिलेगी। आई होप कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। आ रही मेरी बात समझ में भाई? बताइए, अगर चीजें आपको समझ में आ रही तो बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप जरूर इसको शेयर करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप ध्यान रखना, ये एज इट इज पीडीएफ आपको चाहिए तो जीएस विद टाक सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जीएस विद टाक सर के नाम से। ठीक है, तो ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा टेलीग्राम चैनल पर आपको एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन कुछ चीज़ों की, और जैसे ताजमहल वगैरह है तो इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये आपका स्लाइड कॉपी करके छोड़ दी है ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ताजमहल को। तो ताजमहल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में चीज़ें पढ़ लेंगे, बाकी आप इसको जानते भी होंगे। ठीक है भाई, आ रही बात समझ? ठीक है, तो समझना इस बात को। ये आगरा में है, ब्रैकेट में यूपी लिख देता हूं मैं। ठीक है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। शाहजहां द्वारा बनाया गया था। अब अगली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, ताजमहल जो है शाहजहां द्वारा बनाया, किसके लिए? मुमताज के लिए, मुमताज के प्यार में। आ रही बात समझ में? इसमें मकराना मार्बल यूज हुआ। मार्बल कौन सा यूज है? मकराना का मार्बल यूज हुआ है। मार्बल यूज हुआ है। ठीक, तो मकराना मार्बल इसमें यूज हुआ, याद रखना ये। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई,
एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये एसिड रेनफॉल के कारण ये डिकम्पोज हो रहा है, इस बात को समझना। ये इसके जो व्हाइट कलर की चट्टानें हैं वो येलो सी पड़ने दिखाई दे रही है, तो याद रखना इससे प्रभावित किससे हो रहा है, तो एसिड रेनफॉल के कारण ये प्रभावित हो रहा है, के कारण प्रभावित हो रहा है। ठीक, अरे बस आई होप कि ये चीजें आपको समझ पा रही होगी। ठीक, टेक यू टाइम, लिख लिया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ताजमहल। अब आगरा का किला देख लेंगे। चीजों को बस समझना है और रटना नहीं है, एज इट इज आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं अगले बात करता हूँ आगरा। आगरा का किला, आगरा का किला रैपिड फायर नाम मैंने इसीलिए दिया इसको ताकि आप इन चीजों को जल्द समय में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। ठीक है, इतने मैच्योर हो आप, इन चीजों को करोगे तो आपको चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में। ठीक है, आगरा किला याद रखना अकबर ने बनाया। ठीक है, तो याद रखना ये अकबर ने इसका निर्माण, अकबर ने। ठीक है, और इसकी क्या खास बात है, ये लाल बालुआ पत्थर से बना हुआ है, ध्यान रखना। इसमें मोती मस्जिद है। ठीक है, इसमें क्या स्थित है, एक मोती मस्जिद स्थित है, याद रखना ये मोती मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसमें जहांगीर का छोटा महल भी है, तो इसमें जहांगीर का छोटा महल भी है। छोटा छोटा महल भी है। ठीक है, तो जहांगीर का छोटा महल भी है, किसमें, आगरा किले में। आई होप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया, इस टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ, ये 1983 के अंदर 4 आपके इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, मैंने चारों के चारों आपको बता दिए। ठीक है, अगला आता है 1984। चलिए 1984 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। आई होप आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलते हैं। ठीक है, मैं इसको यहां से पूरा का पूरा इसको, ताकि आपका चीजें समझ। चलिए अब समझना है आपको क्या, वो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। ठीक, देखो मेरे पास ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं, और मैं ना मुझे टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा आता, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में सारा चीज़ें आपको प्रोवाइड हो सके। और जितने मेरे से ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं और ऑनलाइन जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैंने आज तक मेरा चैनल क्रिएट किया नहीं था, अभी जस्ट किया है। बच्चों के कहने पर बच्चे जी उनको एक साथ कम समय में प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। 1984 के विरासत स्थल में, तो सबसे पहले आपको नाम क्या रखना, सूर्य का कोणार्क मंदिर। तो आपका सूर्य का कोणार्क मंदिर कहां पर है, ये यहां पर आता है आपका कोणार्क। ठीक, तो ये सूर्य का कोणार्क मंदिर है, समझना इस बात को। तो मैं यहां लिखता हूं, स्पेलिंग मिस्टेक पर मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, समझने का प्रयास करना आपको, कहीं ये बोलो जी ये माता इस साइड में आएगी, इसका इस साइड में। ठीक है, बिल्कुल भी मत सोचना इस चीज़ों पर। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है भाई, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। ये किसने इसका निर्माण करवाया, तो याद रखना पहली बात तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ये किस में है, उड़ीसा राज्य के अंदर ये आता है सूर्य कोणार्क मंदिर। ध्यान रखना ये गंग डेंसिटी द्वारा बनाया गया था, गंग वंश द्वारा। मेरी बात समझ में, तो गंग वंश द्वारा ये बनाया गया था। अगली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है, गंग वंश के बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये है नरसिंह देव प्रथम द्वारा
बनाया गया था। ठीक है, अगली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, नरसिंहदेव प्रथम के बाद इसकी आकृति रथ के समान है। आ रही बात समझ में? इसकी आकृति रथ के समान है। अब इसका भी लॉजिक है, रथ को भी डिफाइन किया गया है किस तरीके से समझना। जो रथ के पहिए हैं ये 24 आवर को डिनोट करते हैं, 24 घंटों को बताते हैं। वहीं पर घोड़े 7 दिन को बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 7 दिन को बताएंगे। ठीक है, इस बात को समझना। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा कि पत्थर ने मनुष्य की जो भाषा है उसको भी पीछे छोड़ दिया। पत्थर की भाषा ने मनुष्य की भाषा को भी पीछे छोड़ दिया, ये बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो याद रखना पत्थर की भाषा ने मनुष्य की भाषा को पीछे छोड़ दिया। मेरी बात समझ में? अगली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जैसे ये स्टेटमेंट थी, वहीं पर एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिसे इन्होंने इसे काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना है, क्योंकि ये माना था समुद्र के किनारे पर जो नाविक आते हैं उनको अट्रैक्ट करता ही है। ठीक है, तो इसे मैं यहां लिख देता हूँ, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चीजें समझ में आई सभी को? आई होप इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आपने लिख लिया होगा। ठीक, चलिए अगला है महाबलीपुरम के स्मारक है जो आपको समझना है, जो पांडवों द्वारा निर्मित होंगे। ठीक है, चलिए अगला समझना है। हाँ, आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा, मैंने इसको सेव कर दिया है आपके लिए, तो आसान रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहां पर पड़ता है महाबलीपुरम। तो याद रखना महाबलीपुरम के स्मारक, ये भी 1984 की बात है, 1984 के ही महाबलीपुरम स्मारक है। ठीक है, तो महाबलीपुरम स्मारकों की अगर बात आएगी तो एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, यह तमिलनाडु में है। आरी बस में तमिलनाडु में स्थित है। पहली कंडीशन तो आपको ध्यान रखनी है, यह स्मारक पांडवों को समर्पित है। ठीक है, अगली चीज क्या ध्यान रखनी है, इनका निर्माण पल्लव ने करवाया था, पल्लव वंश ने करवाया था। पल्लव डायनेस्टी जो थी, पल्लव वंश ने करवाया। तो पल्लव वंश ने इनका निर्माण करवाया था, ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। सारी बात समझ में? ठीक है भाई, और ये यहाँ पर ये महाबलीपुरम एक प्राचीन बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है।
चीजें समझ में आई भी सभी को? आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अंतिम एक देख लेते हैं 1985 का। ठीक है, फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो 1985 के अंदर देखें तो कुछ नेशनल पार्क्स है, मैं उनके नाम लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये प्राकृतिक रूप से भी उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो नेशनल पार्कों में सबसे पहले इंपॉर्टेंस आता है काजीरंगा। काजीरंगा काजीरंगा के बाद आपको ध्यान रखना है मानस। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मानस के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये काजीरंगा हो गया, मानस हो गया और केवलादेव। ठीक है, केवलादेव घाना, ये 3 ऐसे नेशनल पार्क है जिन्हें इंक्लूड किया गया था 1985 के अंदर विरासत सूची के अंदर। ध्यान रखना है ये दोनों कहां पर पड़ते हैं, तो ये दोनों आपके असम में है। कहां पर? ये असम में है। ठीक है, असम में। तो काजीरंगा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल बन जाता है। ठीक है, और मानस की बात करें तो मानस नदी के किनारे पर है, ये सवाल बनता है। मानस नदी के किनारे पर है। ठीक, अगर मैं केवलादेव घाना की बात करूं तो ये राजस्थान के अंदर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके अंदर पड़ता है। राजस्थान के भरतपुर में है ये। भरतपुर में है। ठीक है, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर फ्लेमिंगो नाम का एक प्रवासी पक्षी ज्यादातर आता है। पक्षी ज्यादा आता है। आई होप चीजें आपको समझ में आई हो। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी थी। अगर ऐसा ही रैपिड फाइट चाहिए तो मैं 43 की 43 आपको ये करवाऊंगा अलग अलग टॉपिक पर, ताकि आप बोरिंग भी नहीं होगे। 1.5 गुना स्पीड पर देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने आपको बताया टेलीग्राम से उसको ज्वाइन कीजिए, आपको एज इट इज PDF मिलेगी, नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, आज का इतना काफी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।